हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत 1 का लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसके हम जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट पर्सन है बाबर क्या है? तो आंसर रहेगा नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय जब ढलान की तरफ उतरती हैं नदियाँ पहाड़ों से, तो क्या होता है कि शिवालिक की डाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती हैं। मतलब जो उसके साथ तलछट आता है, जो अवसाद आता है, निक्षेप होता है जमा करना, उसको वो मतलब इतनी चौड़ी पट्टी में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में जमा कर देती हैं। और ये जो जमावड़े से उसके निक्षेप से जो एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जो एरिया बनता है, उसे बाबर के नाम से जाना जाता है। आपका सेकंड पार्ट है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। बिल्कुल सीरीज में बताना आपको, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो जो तीनों इसकी कैटेगरीज हैं, 3 पार्ट हैं इसके, जो वो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सीरीज वाइज बताना। तो फर्स्ट आपका महान हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखो इसके नाम देखो बच्चा, उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री मतलब जो बर्फ़ से ढका रहता है, हिम की जिस पे चादर बिछी हुई है। यह सबसे अधिक सतत होता है कंटिन्यूअस श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। जहाँ 6000 मीटर की एवरेज जो हाइट है, जो ऊंचे शिखर हैं इस प्रकार के जितने भी इंडिया में सबसे ऊंचे जो शिखर हैं वो हिमालय में हमारे। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जितने भी वो मुख्य चोटियां हैं हिमालय की, वो सारी यहीं पे हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमर्बित है। जो महान हिमालय वलय हिमालय क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जैसे वलय होते हैं ना, थोड़े थोड़े जो सर्कल टाइप कह सकते हैं, वैसी वैसी उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं, वलय पड़े हुए हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा सा। हिमालय के इस भाग ये बाग की जगह भाग आएगा बच्चों। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब ये इससे आपसे इन बिटवीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका महान हिमालय है या आंतरिक हिमालय है, उसका जो क्रोड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कौन सी उससे बना हुआ है? तो ग्रेनाइट का है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। पूरी की पूरी जो महान हिमालय की जो श्रृंखला है, इसके सारी जो भाग हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ क्या होती हैं? बर्फ़ की नदियाँ, उनका प्रवाह होता है, वो इससे निकलती हैं। सेकंड आपका निम्न हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित। पूछा ना, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो अब जो हिमाद्री है हमारा, जो इसमें महान हिमालय है, उसके दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम क्या होता है? मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। एक सम होता है, एक विषम होता है। तो ये विषम मतलब समानता नहीं है। एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं या फिर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर है और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी श्रृंखलाएं इसमें? धौलाधर और महाभारत। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। कांगड़ा और कुल्लू जहाँ पे लोग जाते भी हैं घूमने के लिए, वो भी किस में आती हैं? आपके निम्न हिमालय में आती हैं। तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, जो जैसे कुल्लू मनाली है, मसूरी है, ये सब इसी में आते हैं। शिवालिक, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला, मतलब अब दक्षिण की ओर हम आ रहे हैं। पहले ऊपर वाली चोटी थी, फिर उसके बीच वाला मध्य हिमालय आया। अब क्या है? शिवालिक। हिमालय की जो बाहर वाला इलाका है, बाहर का जो है सबसे, उसको क्या कहते हैं? बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं, जो ऊंचाई है वो चौड़ाई दोनों ही घटते जा रहे हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की जो मोटी परत है उससे ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना। जो दून घाटी है वो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल और शिवालिक के बीच में। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून।
नेक्स्ट आपका अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? जो अरावली और विंध्याचल है उनके बीच में है, उनके बीच में आपका मालवा का पठार। फोर्थ आपका भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, तो उसमें आएगा आपका लक्षद्वीप। क्वेश्चन सेकंड आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट से सभी सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अंतर स्वभाव आपको डिफरेंस बताना है, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। तो बांगर क्या होता है? जो पुरानी जलोढ़ के मैदानों को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, उनके द्वारा जो जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें जलोढ़ के मैदान बोलते हैं। तो जो पुराने मैदान हैं नदियों द्वारा बनाए गए, उनको तो पुराने जलोढ़ के मैदानों को बांगर कहा जाता है। यह बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है। एक तो नीचे वाला इलाका होता है जहाँ बिल्कुल ही पानी भरा रहता है, उसके थोड़े से ऊपर का इलाका होता है। ये कम उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। अब खादर देखिए, खादर क्या होता है? नए जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को जो अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले जिनका निर्माण हुआ है, वो उनको आप क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। यह नदी के तटों के करीब, बिल्कुल नदी के आसपास ही होते हैं और नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वहाँ पे निक्षेप हो जाता है उसका। थर्ड पॉइंट है इसका आपका, इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता रहता है, इसलिए खेती के लिए आदर्श है। क्योंकि और फर्टाइल जो मिट्टी है, सोयल है, वो आती रहती है, उसका आवरण होता रहता है मिट्टी के ऊपर, तो इसलिए जो मिट्टी है उसका एक नवीनीकरण होता रहता है और इसलिए फर्टाइल रहती है। इसलिए ये खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फिर ये अच्छे हैं। फोर्थ है, इसमें कंकड़ की मात्रा कम होती है और महीन मिट्टी और बारीक होती है, तो इसमें कंकड़ भी कम होती हैं, इसलिए हर तरह से ही ये उपयोगी होती है, यूजफुल होती है। क्वेश्चन 3 आपका, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? कौन कौन सी मतलब फिगर्स हैं यहाँ पे जमीन की। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर? अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो प्रमुख जो भू आकृतिक विभाग और दूसरा हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार, उनके बीच जो लक्षण हैं, अंतर हैं, डिफरेंस हैं, वो बताने हैं। तो ये आंसर आपका फर्स्ट का रहा। कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं? एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार हैं, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान और द्वीप समूह, आपकी 6 आकृतियाँ हैं मेन। अब जो हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार है, इनको अलग अलग से हम, मान लो एक क्वेश्चन हिमालय क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो इसमें अकेले में ही अगर हम ये वाला पॉइंट कर देते हैं डिस्क्राइब, तो उसमें उसके लिए सफिशिएंट है। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब कर दो। हिमालय अवसादी चट्टानों से बने होते हैं। अवसादी मतलब जो नदियों द्वारा लाई गई जो मतलब मिट्टी कुछ जमा होके, जो जमा होने से जो चट्टानों के मतलब रेत मिट्टी आदि के बनने से जो चट्टानें बनते हैं, उसका अवसादी चट्टानें बोलते हैं। इनमें जीव जंतुओं के निक्षेप वगैरह सब इसमें जमा होता है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं हिमालय क्षेत्र में। हमने जब ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी था ये कि 6000 मीटर की जिसकी एवरेज ऊंचाई होती है, ऐसे ऐसे शिखर यहाँ सारे इसी में है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ सदाबहार होती हैं, मतलब इनमें सारे साल पानी रहता है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचे शिखर व गहरी घाटियाँ स्थित हैं। घाटियाँ गहरी होती हैं, शिखर ऊंचे होते हैं। हिमालय क्षेत्र जल एवं वन संसाधनों में धनी है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जल भी है, क्योंकि नदियाँ बहती हैं, सदाबहार नदियाँ निकलती हैं, और उसमें पूरे एरिया में काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी हैं, तो दोनों में ये काफ़ी धनी हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं। जो पठार हैं वो किससे बने होते हैं? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। देखो एक क्वेश्चन आपका ये जीके का यहाँ पे अटैम्प्ट हो रहा है इन बिटवीन क्वेश्चन के लिए। वो जो पर्वत है हिमालय पर्वत, वो कौन सी चट्टानों से बने हैं? अवसादी। और ये प्रायद्वीपीय जो पठार हैं ये आग्नेय और रूपांतरित कौन सी होती है? कायांतरित, जो मतलब रूप बदलना, तो उन चट्टानों से बने होते हैं। पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी होती है? 900 मीटर के लगभग है, और उसमें कितने हैं? लगभग 6000 मीटर एवरेज जो हाइट है उस जैसे शिखर है वहाँ पे हिमालय में। पठारों से निकलने वाली नदियाँ मौसमी होती हैं, मतलब सीजनल होती हैं, कुछ साल बहती हैं, साल के कुछ महीनों में, और कुछ महीने सूख जाती हैं। पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ में गोलाकार पहाड़ियाँ, यहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं थोड़ी सी गोलाकार शेप ले लेती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं होती, चौड़ी होती हैं। और पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधन की प्रचुरता है। वहाँ पे किसकी थी? वनों की और जल की। यहाँ पे किसके खनिज संसाधन जैसे कोयला वगैरह, ये सारे किस में पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र में। क्वेश्चन 4 आप भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान है जो हमारा गंगा, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र का नदियों द्वारा जो बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आंसर का, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों
नदी प्रणाली कह लियो, नदियाँ कह सकते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इन नदियों की काफ़ी सारी सहायक नदियाँ भी हैं और इनके द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण हुआ है हम उसे आमतौर पर क्या नाम देते हैं? उत्तरी मैदान। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना। जलोढ़ क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। सेकंड आपका पॉइंट इसका, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित, मतलब उसके बिल्कुल गिरिपाद क्या था? पैरों में, मतलब तलहटी में स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मृदा का जो उपजाऊ मिट्टी थी ये, मतलब नदियाँ हैं हमेशा लाती रहती हैं, कंटिन्यूस मिट्टी लाती रहती हैं। जलोढ़ मतलब जल के साथ आए हुए कण, तो उनको लाती रहती हैं, उनका एक जगह जमा होता रहता, दूर तक एरिया में फैल जाता है। इस तरह के उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर हुआ है। जो उत्तरी मैदान आपका कितने, उसका विस्तार कितना है? तो उसका विस्तार आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। लंबाई कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर। और ये बच्चों देखो आपके इन बिटवीन क्वेश्चन बहुत सारे अटैम्प्ट हो जाते हैं अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है। ये मैदान आपका उत्तरी मैदान किन नदियों के द्वारा बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी के द्वारा। और ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जनसंख्या क्या पे है? क्योंकि यहाँ पे सारी जो जीवन के लिए उपयोगी सर्कमस्टांसिस जो सभी हैं, पानी है, जल है, वन है, सब है, खनिज हैं, तो सभी क्या है? तो जनसंख्या के लिए बहुत एक सूटेबल एरिया है, इसलिए सघन जनसंख्या मतलब ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है। समृद्ध आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये सारी चीज़ें हैं, फर्टाइल मिट्टी है, पानी है प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, इसलिए जनसंख्या के लिए सबसे सूटेबल है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित, आगे जाके इसके 3 जो उत्तरी मैदान है इसके 3 उपवर्ग हैं, 3 मतलब 3 इसके सब पार्ट हैं। पहला क्या है? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल क्या है? मतलब जो हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है उसको अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। कहाँ पे? अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर। कौन सा मरुस्थल स्थित? हमारा इंडिया का थार का मरुस्थल। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, मतलब बालू की, जैसे बालू रेत की तरंगे, जैसे पानी में तरंगे उठती है ना, ऐसे ऊंचा ऊंचे नीचे दिखाई देता है, जैसे उसमें भी तरंगे उठ रही हों। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, क्योंकि वर्षा इतनी कम है, बालू रेत है, बालू रेत कोई फर्टाइल थोड़े होता है, तो उसके कारण क्या है? यहाँ पे वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं, जब सीजनल होती हैं। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वर्षा ऋतु में बन जाती हैं कुछ टाइम के लिए, ओकेजनल वो, और उसके बाद बालू के टिब्बों में वो विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल न मिलने से वे समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि इतना जल ही नहीं होता कि बहकर वो चला जाए, और रास्ते में बहते बहते ही वो बालू मिट्टी में सूख जाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र की तो मरुस्थल की या थार का जो डेजर्ट है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। बरकान। बरकान क्या होता है बच्चों? जो मतलब जैसे आधा चंद्रमा होता है वैसी शेप का एक बालू का टीला होता है, बालू रेत का जो आधे चंद्रमा जैसी शेप का जो टीला होता है उसको क्या बोलते हैं? बरकान। तो आपका इन बिटवीन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बरकान, डिफाइन बरकान, या बरकान से आप क्या समझते हैं? तो अर्ध चंद्राकार बालू का जो टीला होता है उसको क्या बोलते हैं? बरकान। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर में बरकान का समूह, जैसे जैसलमेर में बरकान का समूह पाए जाते हैं वहाँ पे। मध्य हिमालय, अब इस पे टिप्पणी लिखनी है आपको, इसको डिफाइन करना। तो मध्य हिमालय जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है, ख पार्ट, उसको आप देख सकते हो, निम्न हिमालय, तो वो आपका मध्य हिमालय ही है। अब आपका थर्ड जो पार्ट है मध्य उच्च भूमि, इसको डिफाइन करना में नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, जो नर्मदा नदी हमारी दक्षिण में है उसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है,
उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका बीच वाला भाग ऊंचा है तो इसको मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। जो विंध्य श्रृंखला है आपकी, वो दक्षिण में तो सतपुड़ा के जंगलों से और उत्तर पश्चिम में अरावली के पहाड़ों से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलवी तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये जो आपका इस वाला इलाका है, इसमें नदियां किस डायरेक्शन में बहती हैं? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, पूर्व में थोड़ी सी तंग है, बीड़ी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। नेक्स्ट आपका भारत के द्वीप समूह, अब इसको डिफाइन करना। तो मेन कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप कौन के बारे में क्या जानते हैं हम? केरल के मालाबार तट के पास, ये केरल के पास है, स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमोन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम सबका मिलाकर क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप। पहले किन नामों से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय या फिर समीन द्वीप, अलग अलग नाम थे, लेकिन अब सभी को मिला के 1973 में कब किया गया इनका नाम? लक्षद्वीप 1973 में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, बस छोटा ये 32 वर्ग किलोमीटर एरिया का। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अब इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है लक्षद्वीप का, वो कहाँ है? कावारती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पौधों और जंतुओं के। पादप क्या होता है? पेड़ों के। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। पक्षी अभयारण्य जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, मतलब उनको पक्षी अभयारण्य, और ये जो होते हैं इनमें पक्षियों को सेफ रखा जाता है, हर तरह की सेफ्टी दी जाती है ताकि उनका कोई शिकार न कर सके। अब आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इधर आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ, पूर्व की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, ये मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। ये थोड़े से बड़ी बहुल, मतलब बड़े संख्या में बहुल भी हैं, ज़्यादा भी और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर में तो अंडमान, दक्षिण में निकोबार। जो उत्तर में फैला उसको अंडमान और दक्षिण में फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप समूह। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता, मतलब डिफरेंस तरह के पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के। ये द्वीप विषुवत, जो आपकी भूमध्य रेखा है, के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु है वो विषुवतीय, मतलब भूमध्य रेखा की जैसी जलवायु है वैसी ही है, तथा ये घने जंगलों में आच्छादित हैं। घने जंगलों से आच्छादित मतलब घने जंगलों से, गहरे फॉरेस्टों से ये ढके हुए हैं। अब आपका पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपको डिफाइन करना, तो पहले पूर्वी घाट को कर लेते हैं। पूर्वी घाट ऐसे भी आ सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में अंतर बताइए। तो पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी तट के समानांतर स्थित हैं। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ होते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर के लगभग है। और इनका विस्तार क्या है? सतत नहीं है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, अनियमित है, कहीं है कहीं नहीं है ये। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। क्यों नहीं है? इनका जो कंटिन्यूस जो विस्तार है वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, उन्होंने इसको कहीं कहीं से काट दिया है, कंटिन्यूटी नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका, पूर्वी घाट को कई बड़ी नदियां काटती हैं। और फिफ्थ आपका, महेंद्रगिरी इस घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। अब आइए पश्चिम घाट को देख लेते हैं कैसा है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, क्योंकि पश्चिम घाट है तो पश्चिम पे है ये, अरब सागर की तरफ। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर। और उसकी कितनी थी हमारी? 600 मीटर। तो ये ज़्यादा ऊंचे हैं। पश्चिम घाट सतत हैं तथा इन्हें केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। तो ये सतत हैं, वो सतत नहीं है। कोई बड़ी नदी इस घाट को नहीं काटती, क्योंकि कोई नदी नहीं काटती, इसीलिए सतत हैं।
अनाई मुंडी इस घाट का सबसे ऊंचा शिखर। अनाई मुंडी जो है घाट, इस जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, इस घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो। तो बच्चों ये थे हमारे इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। आप कोई इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।